हेलो फ्रेंड, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज। और आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल एम्पायर और इसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारा डिस्कशन का मुख्य बिंदु है वो है बाबर, हुमायूं और सूर एम्पायर या सूरी एम्पायर भी कहते हैं इसे। और जो टाइम पीरियड है जो हम डिस्कस करेंगे वो 1526 से लेके 1555 एडी। तो लास्ट लेक्चर में हमने जब लोधी एम्पायर या लोधी डायनेस्टी के विषय में जब चर्चा की थी तो हमने ये जाना था कि जो उनके लास्ट रूलर हैं इब्राहिम लोधी, जो कि बहुत एरोगेंट होते हैं, तो उनका ही एक कोर्टियर या उनका एक नॉबल कह लीजिए। नॉबल को यहाँ पे रईस भी कहा जाता है, रईस। तो उनका खुद का एक नॉबल या रईस एक विदेशी या कह लीजिए अफ़गान मूल के एक शासक बाबर को इनवाइट करता है भारत पे आक्रमण के लिए, और एक नए जो वो होता है एम्पायर की स्थापना होती है जिसे हम कहते हैं मुग़ल एम्पायर। ठीक है, तो ये मुग़ल एम्पायर के बारे में चर्चा करते हैं। और ये आपको बता दूँ, इसका जो टाइम पीरियड है ये 330 साल है भारत में। ये 1526 से लेके, और अगर मैं बात करूं तो ये 1857 जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857, तब तक ये शासन रहता है। हालांकि बाद में जो होता है लेटर जो मुगल्स होते हैं वो उतने वो नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, और धीरे धीरे वो वीक होते जाते हैं। लेकिन इनका जो शासन पीरियड है ये इस समय तक रहता है। और चलिए चर्चा करते हैं इसके विषय में। तो देखिए, जो मुग़ल हैं ये बेसिकली चगताई ब्रांच ऑफ तुर्क हुए हैं। तो जो तुर्क का जो चगताई ब्रांच है वहाँ से ये डिराइव हुए हैं। ये जो हैं बेसिकली फादर के साइड से जो हैं ये तैमूर वंश के हैं, फादर के साइड से तैमूर से संबंधित हैं, और मदर के साइड से चंगेज़ खान से संबंधित हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या है कि ये जो आपको पता ही है कि ये जो एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था ये 1526 में बाबर के द्वारा एस्टेब्लिश होता है। और बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा के ये शासन को स्थापित करता है, और ये 1857 तक शासन रहता है। तो ये कुछ प्रमुख उसके मतलब ये सारे उसके रूलर हैं जो 1526 से लेके और 1857 तक हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो बाबर हैं, फिर हुमायूं हैं, फिर अकबर हैं, फिर जहांगीर हैं, और उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब। तो ये जो पहला पीरियड है जो, या इसे हम कहेंगे फर्स्ट फेज, तो यहाँ पे जो मुगल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग मुगल्स हैं, या हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग है। और इसको कहेंगे हम लोग बहादुर शाह फर्स्ट से लेके और बहादुर शाह सेकंड, या बहादुर शाह जफर भी हम कहते हैं, वो लेटर मुगल्स हैं। तो लेटर मुगल्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, और धीरे धीरे जो है वो मुग़ल एम्पायर श्रिंक करने लगता है। तो जो ये है लास्ट एम्परर हैं इनके, आप देख सकते हैं बहादुर शाह सेकंड है। इनका जो टाइम पीरियड है 1837 से लेके 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक है, और इन्हीं को हम कहते हैं बहादुर शाह जफर। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे जो इनका पहला टॉपिक है या सबसे पहला जो रूलर है बाबर, उसके विषय में डिस्कस करते हैं। तो आप सभी को पता है मुग़ल जो डायनेस्टी या मुग़ल एम्पायर है उसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी बाबर ने। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट या एक कहानी आप कह लीजिए मैं आपको सुनाता हूँ बाबर के विषय में, कि बाबर का कौन था, कहाँ से आया था, या भारत में उसका कैसे आगमन होता है। तो देखिए, जो बाबर होता है वो फरगना का शासक होता है। फरगना उज्बेकिस्तान, आज के उज्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान से जस्ट ऊपर है, तो वहाँ का शासक होता है। और 12 साल की उम्र में, 12 ईयर के एज में वो वहाँ का शासक बन जाता है। 12 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद 1495 एडी में ये वहाँ का शासक बनता है, फरगना का। अब देखिए, फरगना जो है वहाँ पे शासक तो बनता है, लेकिन जो इसके रिलेटिव्स होते हैं, जो इसके चाचा होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको जो है इसके पद से हटाना चाहते हैं। वो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी करते हैं। लेकिन अगेन जो इसका नानी का जो पक्ष होता है, या नानी जो होती है इनकी, ये कहाँ से बिलोंग करती है, मैंने बताया था। ये माँ के साइड से कहाँ से था, ये पिता के साइड से। तो बाबर जो है, बाबर की अगर मैं बात करूँ तो ये पिता के साइड से तैमूर से संबंधित थे। ठीक है, तैमूर। और माता के साइड से ये चंगेज़ खान से।
तो इनकी जो नानी का जो पक्ष होता है वो इनके फेवर में होता है, इसलिए ये बने रहते हैं अपने शासन में। तो फरगना के ये शासक जो हैं 12 साल की उम्र में 1495 AD में बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फरगना का शासक बने बने इनको एक एक जगह और है वहाँ पे, उसको हम कहते हैं समरकंद। समरकंद बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जगह थी। और ये मतलब इसके वो होने की वजह से, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से, जो इनके अन्य रिलेटिव्स हैं या जो अन्य शासक हैं जो इनसे संबंधित हैं, वो भी यहाँ पे समरकंद पे अपना शासन वो करना चाहते हैं। तो इसी दौर में क्या होता है कि जो बाबर होते हैं वो भी इस रेस में शामिल होते हैं और समरकंद पे घिराव करके और समरकंद पे ये कब्जा कर लेते, घेराबंदी करने के बाद समरकंद को अधिग्रहित भी कर लेते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है, जो इनका खुद का शासन होता है, जो इनका शासन होता है वो होता है फरगना, ठीक है। तो जो फरगना इनका खुद का शासन है, वहाँ पे एक समस्या आ जाती है। तो जो फरगना है वहाँ का जो वहाँ पे इनके जो रईस होते हैं या नॉबल्स होते हैं वो इनके खिलाफ एक विद्रोह कर देते हैं, और जो फरगना है वहाँ से इनका जो है धीरे धीरे तो शासन जो है वो कमज़ोर हो जाता है और रिवॉल्ट करके नए शासक को वहाँ स्थापित कर दिया जाता है। तो जब उनको ये पता लगता है तो ये समरकंद के शासक बन जाते हैं। तो ये समरकंद आप इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए फरगना, ये फरगना के शासक होते हैं। ये समरकंद की घेराबंदी करके समरकंद को प्राप्त करते हैं 15 साल की आयु में। जब ये 15 साल के होते हैं, अपने राजाभिषेक के 3 साल बाद इसे समरकंद को जीत जाते हैं। लेकिन जब फरगना जो जहाँ के ये राजा होते हैं, यहाँ से जब समरकंद को कब्जा करके 3 साल वहाँ रह रहे होते हैं, तो ये जो शासन है यहाँ से उनका जो रईस हैं या नोबल्स हैं, ये विद्रोह करके अपना ही शासक बन जाते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये यहाँ से वापस जाते हैं फरगना को दोबारा जीतने के लिए। और जब ये रास्ते में हो रहे होते हैं तो समरकंद का जो पुराना राजा है या जो पुराने एम्परर होते हैं वो दोबारा अपने गद्दी पे बैठ जाते हैं, और वहाँ के जो नोबल्स हैं उन्होंने इनको राजा को दोबारा बैठाल दिए। तो अभी क्या है, बाबर जो थे वो रास्ते में थे, उनके हाथ से समरकंद भी चला जाता है, उनके हाथ से फरगना चला जाता है। तो वो ऐसे किंग हो जाते हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं होता है। ही वॉज द किंग विदाउट एनी लैंड, ठीक है। तो अब बिना राज्य के राजा बन जाते हैं वो। लेकिन इनके पास क्या होती है, इनके पास खुद की जो एक आर्मी है या कुछ लोग हैं जो इनके से संबंधित हैं, वो इनके साथ रहते हैं। और ये क्या करते हैं, एक दो बार और प्रयास करते हैं कि फरगना को हम पुनः प्राप्त कर सकें। लेकिन इनका जो प्रयास है वो फिर से विफल हो जाता है और ये वहाँ फरगना को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अब वो कुछ अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो कुछ समय वो ताशकंद में रहते हैं। लेकिन ताशकंद में जो होता है सैनिकों के साथ रहना और बहुत सारे लोगों को मतलब चीज़ें अरेंज करना, ये उनसे हो नहीं पाता। और वहाँ तो फिर क्या करते, ये हिंदू कुश की जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ से भारत की एंट्री होती है, ये हिंदू कुश की पहाड़ियाँ ये काफ़ी हाइट पे हैं और ये हमेशा सफ़ेद रहती हैं। तो हिंदू कुश की सफ़ेद पहाड़ियों को पार करके ये इधर घुसते हैं, भारत की तरफ आ जाते हैं। और ये जो अफ़गानिस्तान का प्रांत है काबुल, ये काबुल पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब काबुल की स्थिति उस समय ये होती है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत डैमेज हो चुका होता है, या मतलब कह लीजिए कि पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होता है। तो इसका लाभ लेके ये वहाँ पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता का लाभ लेके ये काबुल के राजा बन जाते हैं, काबुल के किंग बन जाते हैं। और फिर जो होता है, समरकंद की जो इनकी महत्वाकांक्षा होती है उसको पूरा करने का पुनः प्रयास करते हैं। काबुल के शासक बनने के बाद भी उनके दिमाग में रहता है समरकंद, ठीक है। तो समरकंद को प्राप्त करने का फिर से प्रयास करते हैं, लेकिन फिर हार जाते हैं। उसी बीच एक घटना और होती है, जो भारत के इब्राहिम लोदी होते हैं उन्हीं का एक कोर्टियर होता है दौलत खान लोधी, वो इनको इनवाइट करता है। क्योंकि बात क्या होता है कि जो लोधी होते हैं या आपके इब्राहिम लोदी होते हैं बहुत एरोगेंट होते हैं, मतलब अपने नोबल्स या रईसों का कोर्ट में खुलेआम उनका अपमान करना, उन्हें कुछ भी कह देना, ठीक है। तो उन्हीं का एक कोर्टियर कह लीजिए या उनका एक रईस था दौलत खान लोधी, वो इनको इनवाइट करता है। कहता है कि दिल्ली की अभी स्थिति या ये जो सुल्तान है उनकी स्थिति वैसी नहीं है,
आप चाहें तो भारत पे हमला करके और यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो महत्वाकांक्षा इनके अंदर होती है, उसे लेके बाबर जो है भारत पे हमला करता है। तो जो इब्राहिम लोदी होते हैं, इनके सेना में 1 लाख लोग होते हैं, 1 लाख सोल्जर्स होते हैं, और करीब 10,000 के आसपास इनके पास हाथी वगैरह होती हैं। 1,000 हाथी लेके ये युद्ध में आता है। और बाबर की जो सेना होती है उसकी संख्या उतनी नहीं होती है, मान लीजिए इससे 10 या 20% ही संख्या होती है। तो अब ये जो रिवॉल्ट है या वॉर है, ये जीतते कैसे हैं? तो ये जो तोप और बंदूक, बाबर के पास क्या होता है? बाबर के पास होता है तोप और बंदूक। तो ये जो तोप और बंदूक है, ये भारत में पहला नया कॉन्सेप्ट होता है, ये इससे पहले नहीं देखने को मिलता है। तो तोप और बंदूकों के बल पे, ठीक है, इनके हाथी जो होते हैं ये बिदक जाते हैं, या ये अपना भागने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है। 1 लाख सोल्जर होने के बाद भी इब्राहिम लोदी ये युद्ध हार जाता है, और इसी को कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में होता है। और इसे विजय प्राप्त करते हैं बाबर, और एक नए मतलब एम्पायर की स्थापना करते हैं, जिसे हम कहते हैं मुग़ल एम्पायर। ठीक है, तो कहानी मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गई होगी, और बाबर के विषय में भी काफ़ी कुछ जो है जानकारी आपको प्राप्त हुई है। तो आइए जो मुख्य बिंदु हैं जहाँ पे परीक्षा में प्रश्न डायरेक्ट आते हैं, उन पे भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, और यहाँ पे इब्राहिम लोदी को ये डिफीट करते हैं। देखिए, इब्राहिम लोदी के बारे में भी एक फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इब्राहिम लोदी इकलौते दिल्ली सल्तनत के शासक होते हैं जो कि वॉर फील्ड या लड़ाई के मैदान में मरते हैं, मृत्यु होती है इनकी, या आप कह लो कि लड़ाई के मैदान में इनकी मृत्यु या शहीद हो जाते हैं। इससे पहले कोई भी जो इनसे पहले के शासक हैं उनकी मृत्यु जो है लड़ाई के मैदान पे नहीं होती है। उसके नेक्स्ट ईयर, ठीक है, दौलत खान लोधी ने जब भारत में बुलाया था तो इनका साथ दिया था राणा सांगा ने। ठीक है, राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ खानवा। ये होता राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें राणा सांगा को ये पराजित कर देते हैं। तो 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में होता है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, और चंदेरी के युद्ध में ये मेदिनी राय को हराते हैं। ये सब सारे प्रश्न जो हैं पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, ये कई बार रिपीट हुए हैं। अगर आप देखेंगे पिछले साल के पेपर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो सारे फैक्ट मैं यहाँ पे कलेक्ट कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको कहानी के माध्यम से और माध्यमों से समझाता भी रहूँ। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारा जो भी लेटेस्ट अपडेशन है वो मिलता रहे। इस ईपी प्रयागराज के माध्यम से हम आपकी तैयारी को, मतलब आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसके बाद जब आप पुस्तक को देखोगे या पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। तो देखिए, जो अब आ जाते हैं चंदेरी के बाद जो है नेक्स्ट युद्ध होता है बैटल ऑफ घाघरा। बेसिकली जो घाघरा है ये नदी है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, और ये बिहार के बॉर्डर पे बिहार में बहती है। ठीक है, तो जो बिहार के एक शासक होते हैं महमूद लोधी, इनसे इनकी युद्ध होती है, और महमूद लोधी को ये वहाँ पे पराजित कर देते हैं। एक प्रश्न और आता है जो पीसीएस वगैरह का पेट प्रश्न होता है कि तुजुके बाबरी ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये टर्की भाषा में लिखी गई थी, और किसने लिखा था? ये बाबर ने खुद लिखा था। और इसी का जो एक पर्शियन कन्वर्जन है, या पर्शियन में इसको जो ट्रांसलेट किया गया है, उसे हम कहते हैं बाबरनामा। ठीक है, और बाबरनामा किसने लिखा था? अब्दुल रहीम ने लिखा था 1589 एडी में। ये अकबर के काल में अब्दुल रहीम ने लिखा था पर्शियन भाषा में। तो इस बाबरनामा जो है अब्दुल रहीम ने लिखा, और इसी का जो ओरिजिनल है वो है तुजुके बाबरी, ये टर्की भाषा में बाबर ने लिखा था। और जो इनके लेटर्स हैं या लेटर का संग्रह है, उसे हम कहते हैं रिसाल उसाज। ठीक है, रिसाल उसाज। ये भी 1-2 बार प्रश्न आ चुका है। तो आइए नेक्स्ट शासक के बारे में बात करते हैं, हुमायूं। तो देखिए, जो बाबर हैं इनका जो शासनकाल है ये 4 साल का होता है। 4 साल में इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की होती हैं, बहुत शासन को अपने मतलब या एम्पायर को इन्होंने
एक्सपेंड किया काफ़ी, ठीक है। और इनका जो मैक्सिमम समय है वो लड़ाई में या एक्सपेंशन में ही बीता है, ठीक है। तो इनके जो पुत्र हैं वो हुमायूं, इनको शासन मिलता है, ठीक है। तो हुमायूं जो होते हैं, जब इनको शासन मिलता है तो उनके बहुत सारे जो होते हैं, आप कह लीजिए कि बहुत सारे राइवल्स होते हैं। शासन के साथ इनके बहुत सारे राइवल्स आते हैं, जिनमें से दो मुख्य राइवल्स हैं। एक है सुल्तान बहादुर। सुल्तान बहादुर, ये जो सुल्तान बहादुर हैं ये गुजरात के हैं, ठीक है। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट राइवल हैं इनके, या जो कह लीजिए कि दूसरे राइवल्स हैं, वो है शेर शाह सूरी, ठीक है। अब होता क्या इनके साथ कि ये जो सुल्तान बहादुर हैं जो गुजरात के हैं, इनके साथ इनका हमेशा जो है युद्ध हो रहा होता है। अब देखिए जो मुगल्स हैं, मुगल अपने साथ क्या लाए थे? तोप और बंदूक, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये फायर जो वो है वो लेके आते हैं, ठीक है। और इनको जो होता है फायर आर्म्स, ये फायर आर्म्स लेके आते हैं अपने साथ। तो बंदूक का जो इंट्रोडक्शन होता है वो इन्हीं के मुगल्स के द्वारा ही किया था। तो जो फायर आर्म्स है वो इनको जो है मुगल्स को ये मिलता है ओटोमैन एम्पायर से, ओटोमैन एम्पायर। और जो बहादुर हैं, सुल्तान बहादुर, आपको पता है कि गुजरात एक तटीय क्षेत्र है, ठीक है, समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो इनका संबंध जो है गुजरात का, ये बन जाता है पोर्तुगीज़ से, पुर्तगाल से। तो पुर्तगालियों से संबंध बनने की वजह से यहाँ गुजरात में जो है इनको जो फायर आर्म्स हैं या जो बंदूक हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये पुर्तगालियों से प्राप्त होती हैं। तो जो इनके वो हैं सुल्तान बहादुर, इनको पुर्तगालियों से और इनको ओटोमैन एम्पायर से। तो इनके बीच युद्ध हो रहा होता है। तो देखिए ये क्या करते हैं, हुमायूं की मैं बात कर रहा हूँ। तो हुमायूं जो है ये आपका हमारा एक रफ ड्राइंग कर देता हूँ। तो ये देखिए गुजरात है, ठीक है। तो ये गुजरात में एक्सपेंड करने, ये दिल्ली है यहाँ पे, और ये आगरा है उस समय की राजधानी। तो ये गुजरात पे अटैक करते हैं और इस विद्रोह को वो समाप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक शासक होता है बिहार में, बिहार का शासक उस समय होता है शेर शाह सूरी, जिसकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो दिल्ली पे शासन करे। तो ये क्या करता है, जब ये इधर अटैक कर रहे होते हैं सुल्तान बहादुर की ओर, तो जो शेर शाह सूरी है ये आगरा की ओर एक्सपीडाइट कर देता है, युद्ध जो है घोषित कर देता है। अब जब ये क्या करते हैं, गुजरात से दोबारा वापस आते हैं, तो इनका जो पहला युद्ध होता है, इनके भी दो युद्ध हो जाते हैं। तो जो दूसरा युद्ध होता है जो इम्पोर्टेंट है, बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है। तो कन्नौज का युद्ध होता है, और कन्नौज से पहले जो होता है चौसा का युद्ध होता है। तो ये दोनों युद्ध जो हैं, चौसा और कन्नौज, चौसा 1539 में होता है और ये 1540 में। तो ये दोनों युद्ध शेर शाह सूरी के साथ होता है, और इन दोनों ही युद्ध में जो हुमायूं हैं वो पराजित होते हैं, और इस वजह से कन्नौज के युद्ध के बाद इनको पर्सिया जाना पड़ता है, पर्सिया वापस जाना होता है। तो इसकी भी कहानी है, पूरी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ से क्या होता है कि जो कन्नौज का युद्ध है ये हारने के बाद इनको पर्सिया के लिए जाना पड़ता है। लेकिन इनके जो खुद के भाई होते हैं, जैसे अस्करी और हिंडाल, इनके भाई होते हैं अस्करी और हिंडाल, ये भी जो है इनका साथ नहीं देते हैं, ये इनके साथ बिट्रेयल कर देते हैं, मतलब इनके साथ दगाबाजी कर देते हैं। और तो एक तो ये क्या करते हैं, ये इधर शेरशाह से परेशान हैं, इधर गुजरात के सुल्तान बहादुर से परेशान है, और इधर जब आते हैं तो इनके जो खुद के भाई हैं ये भी इनके खिलाफ एक बिट्रेयल करते हैं। तो जिनमें मुख्य रहते हैं अस्करी मिर्ज़ा और हिंदाल, ठीक है। तो जब ये यहाँ पहुँचते हैं काबुल के आसपास, लाहौर पहुँचते हैं, तो लाहौर का शासन तो इन्हें मिल जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से, या वॉर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, जो शेर शाह सूरी होता है वो लाहौर आ जाता है, यहाँ पे भी हमला करने का प्रयास करता है, और इसको देखते हुए ये आगे भी यहाँ से भी छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो जब ये इसी क्रम में जब आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हिंदुकुश की पहाड़ियाँ जो हैं, ठीक है, वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ काफ़ी ठंड होती है, और कंधार पहुँचते हैं, तो कंधार में काफ़ी ठंड हो रही होती है। तो कंधार में ही इनका जो पुत्र है, जो कैंप होता है, कैंप में ही इनके पुत्र जो हैं
उनका जन्म होता है, जिसको कहते हैं अकबर। ठीक है, बहुत ही प्रतापी, या कह लो कि शासक, जो मुग़ल एम्पायर है उसके सबसे ज़्यादा ग्रेट जो रूलर हैं वो है अकबर। तो इनका जो जन्म होता है वो कैंप में ही होता है, उस समय वो रेफ्यूज़ी की तरह रह रहे होते हैं। ठीक है, तो उनका जो भाई है अस्करी मिर्ज़ा, वो उस कैंप में हमला कर देता है। तो जब अस्करी हमला करता है इनके कैंप में, तो ये क्या करते हैं, ये उसको फेस करने की जगह वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तो ये यहाँ से भाग जाते हैं कंधार से। कहाँ जाते हैं ये जाते हैं पर्सिया। अपने कुछ इनके साथ ही होते हैं कुछ आर्मी, मतलब आप कह लो कि कुछ थाउजेंड्स इनके सोल्जर्स होते हैं, उनके साथ ये चले जाते हैं पर्सिया। और ये जो कैंप होता है कंधार में, वहाँ पे ये अपने बेटे को 14-15 महीने का होता है अकबर, उसको छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा होता है अकबर। तो जब ये आगे बढ़ जाते हैं तो इनका जो भाई होता है अस्करी, उसे अकबर पे दया आ जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता भी है कि इसे, जो छोटा बच्चा है उसे और अपनी भाभी को रखने को कहता है, उनको पेरेंट्स करने को या पालने के लिए कह देता है। लेकिन अब क्या होता है कि जो हुमायूं है वो पहुंच जाते हैं शाह ऑफ पर्सिया। जो पर्सिया के जो शाह होते हैं या हेड होते हैं उसको कहते हैं शाह ऑफ पर्सिया। वहाँ पहुँच जाते हैं। जो शाह होते हैं पर्सिया के, वो होते हैं सिया मुसलमान। ठीक है, वो सिया मुसलमान होते हैं। और जो ये हैं हुमायूं, ये सुन्नी मुसलमान हैं। तो शाह से ये मदद मांगते हैं, लेकिन शाह जो है इन्हें कहता है कि आपको जो है सिया मुसलमान जो है वो बनना पड़ेगा, तब हम आपकी मदद कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो खबर है कि ये शाह से मदद ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये इनके भाई को पता लग जाती है। ठीक है, कमरान को। तो कमरान क्या कहते हैं, कमरान जो शाह हैं उनको ऑफ़र करते हैं कि मैं आपको कंधार दूंगा, बस आप ये जो हुमायूं है आप इसे मुझे सौंप दीजिए। तो शाह क्या करते हैं, शाह जो है इन पे भरोसा करते हैं, इनसे कहते हैं कि भैया मैं तुम्हें जो है 12,000 तुम्हारे पसंद के जो सैनिक है वो दूंगा, तुम्हें सारी चीज़ें आर्टिलरी वगैरह प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे कंधार जो है मेरे लिए चाहिए। तो ये 12,000 सोल्जर्स को लेके और नए वॉर मतलब टैक्टिक के साथ जो है ये वहाँ पे जाते हैं, कंधार पे विजय प्राप्त करते हैं। और उसको जो है विजय प्राप्त करने के बाद वो वापस दे देते हैं। फिर अब कंधार के भी ये एक तरह से कह लो कि शासक हो जाते हैं। अब इनके साथ लोग जुड़ने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और जुड़ने के दौरान ये क्या करते हैं, अपने मिलिट्री का जो हेड होते हैं, या कह लो कि अच्छे टैक्टिशियन की इनको आवश्यकता होती है, तो ये बैरम खान होते हैं, इनको अपना मिलिट्री हेड बना देते हैं, बैरम खान को, जो कि बहुत बड़े टैक्टिशियन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी वजह से ये काफ़ी वॉर जीतते हैं। अब इसी क्रम में ये कंधार जीतते हैं, फिर अपने आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंधार जीतने के दौरान इनकी बीवी और इनके बेटा अकबर, इससे इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, रियूनाइट होते हैं। अब ये आ जाते हैं लाहौर की ओर, और लाहौर का शासन जो है इनको मिल जाता है। और दिल्ली के लिए ये तैयारी कर रहे होते हैं कि दिल्ली पे आइड रखते हैं। उस दौरान शेर शाह सूरी जो होता है 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो उसके शासक होते हैं वो वीक होते हैं। फिर एक उनका जो बेटा होता है इस्लाम शाह, ठीक है, इस्लाम शाह, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होने की वजह से ये धीरे धीरे शासन कमज़ोर हो जाता है, और बाद में ये कैप्चर कर लेते हैं शाह डायनेस्टी को। 1555 में ये शाह डायनेस्टी को हुमायूं कैप्चर करते हैं। और उसी समय, उसके कुछ समय बाद इन सीढ़ी से गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, उतर रहे होते सीढ़ी, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1555 में ये दोबारा दिल्ली को प्राप्त करते हैं, और 1556 में पानीपत का युद्ध होता है, जिसके बाद इनका बेटा अकबर जो है ये भारत का नया सुल्तान बनता है। ठीक है, तो ये हुमायूं थे, उनके बेटे की कहानी थी, या हुमायूं की कहानी थी। और हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या बिंदु जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, जो चौसा का युद्ध होता है वो 1539 में होता है, और जो कन्नौज का युद्ध है वो 1540 में होता है। दोनों युद्ध जो होता है शेर शाह सूरी से ही होता है, और ये दोनों युद्ध हैं हार जाते हैं। इनकी जो बहन है गुलबदन बेगम,
इन्होंने लिखा था हुमायूंनामा, इसकी इनकी बायोग्राफी है, उसका नाम है हुमायूंनामा। तो ये यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन है, कई बार जो है ये डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया उन्होंने कि हुमायूंनामा जो है वो पुस्तक किसने लिखी है। उसके बाद इन्होंने एक सेकंड कैपिटल अपना बनाया था जिसका नाम था दीन पनाह, ठीक है। और 1555 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1555 में ये शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद भारत पर हमला करते हैं और उसे विजय प्राप्त करते हैं। उसी साल इनकी मृत्यु भी हो जाती है, नेक्स्ट ईयर। अब बात करेंगे हम एक और एम्पायर जो है उसे कहेंगे शेरशाह सूर एम्पायर, ठीक है। जो सूर एम्पायर का जो टाइम पीरियड है वो 1540 से लेके 1555, तो 15 साल का एम्पायर है, लेकिन बहुत सारे काम इन्होंने किए थे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी की, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था। जो शेरशाह सूरी होते हैं तो इनके जो पिताजी होते हैं, या आप कह लो कि जो इनके पिता होते हैं उनका नाम होता है हसन खान। और जो शेरशाह सूरी का भी असली नाम होता है वो होता है फरीद, ठीक है। ये फरीद जो है शेरशाह सूरी का असली नाम होता है। और इनके जो पिता होते हैं उनका नाम होता है हसन खान, जो कि जागीरदार होते हैं सासाराम के, ठीक है। और अपने पिता की मृत्यु के बाद इनको जागीरदारी बिहार की मिल जाती है। फिर इनके जो विवाह होता है वो चुनार में होता है। चुनार में इनका विवाह होने की वजह से चुनार का भी जो राज्य है वो इनको प्राप्त होता है। और 1527 से लेकर 28 में ये बाबर की सेना को ज्वाइन करते हैं और उनके लिए युद्ध लड़ते हैं। तो वहाँ से इनका युद्ध कौशल जो है वहाँ से विकसित होता है। और ये कह लीजिए जो फरीद हैं उनका नाम शेरशाह कैसे पड़ता है, एक बार ये बेयर हैंड से शेर से लड़ाई होती है और शेर की हत्या कर देते हैं, इसलिए इनका नाम शेर खान या शेरशाह सूरी पड़ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके कुछ इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स या इन्होंने इनके कार्य के बारे में। तो देखिए जो रुपया है, जो आज हम रुपया कहते हैं, या जो ये वर्ड है रुपया, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था। जीटी रोड, ठीक है, जो पेशावर से कलकत्ता तक था वो बनवाया था शेरशाह सूरी ने। अब आपको कमेंट करके ये बताना है जो जीटी रोड है, ठीक है, कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि जो जीटी रोड है ये इसका आज के टाइम में नेशनल हाईवे हम कहते हैं, नेशनल हाईवे 1 2 3 4, तो इसमें एनएच में इसका क्या क्रम है या इसका नंबर क्या है, ठीक है। तो जीटी रोड का क्या नेशनल हाईवे में हम नंबर कहते हैं, क्योंकि ये जो रोड है आज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसका जो निर्माण है वो कराया था शेरशाह सूरी ने। उसके बाद जो लैंड टैक्स में काफ़ी इन्होंने रिफॉर्म किया था। जो लैंड टैक्स था वो कर दिया था इन्होंने 1/3। और पट्टा और काबिलियत जो है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसमें। उसके बाद ये 22 मई 1545, मतलब अपने शासन के 5 साल बाद, ठीक है, 1540 में शासन शुरू होता है, 45 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कलिंजर के किले को जीत रहे होते हैं, ठीक है, उसी दौरान जो किले की जो कुछ दीवारें हैं वो इनके ऊपर गिर जाती हैं। और जो ये कलिंजर का किला है ये महोबा में है, वहाँ राजपूतों का शासन था, तो ये जीतने के बाद वहाँ पे गिर जाती है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक और जो है जिस पे डायरेक्टली प्रश्न आया कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का जो बचपन है वो भी सासाराम में बीता है और इनका जो मकबरा है वो भी सासाराम में ही स्थित है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हुमायूं होते हैं तो ये क्या करते हैं, मोहम्मद शाह, ठीक है, उनको पराजित कर देते हैं 1515 ईडी में और दोबारा से जो है एस्टेब्लिश करते हैं ये मुग़ल एम्पायर को, ठीक है। तो ये जो हमने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, मुग़ल एम्पायर का जो भारत में उदय कैसे होता है। फिर हमने बात की हुमायूं का शासनकाल 2 बार या 2 पीरियड में कैसे कैसे होता है, और उनके जीवन के अन्य तथ्यों के बारे में हमने बात की शेरशाह सूरी के बारे में। तो जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे अकबर के बारे में, जो कि मुग़ल का सबसे महान जो शासक है, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि उनके यहाँ जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसा था। फिर हम बात करेंगे जहांगीर के बाद हम बात करेंगे शाहजहाँ की, फिर हम बात करेंगे औरंगजेब की, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल ईपी प्रयागराज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को ज्वाइन करें।
आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम जो है इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। और जो हमारा उद्देश्य है वो सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है, इतिहास के बाद भूगोल भी आपको पढ़ाया जाएगा, भूगोल के बाद साइंस भी पढ़ाई जाएगी, और अन्य जो मैथ रीजनिंग है सबकी फैकल्टी हम अरेंज कर रहे हैं। सब मिलके हम लोग आपकी सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ाएंगे, तैयार कराएंगे, और ये सब कुछ एकदम निःशुल्क होगा आपके लिए। कभी भी पेड चैनल या ऐसा कुछ जो है वो हम नहीं वो कर रहे हैं। सारे कंटेंट आपके लिए ऑलमोस्ट फ्री रहेंगे, तो कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।